गोलाई से बने हुए सीढ़ियों की तरफ देखा जो पूरा घूमकर उसकी तरफ आता था। वो नीचे नहीं जाना चाहता था। उसे मालूम था जैसे नीचे जाएगा कोई ना कोई मस्सा आन खड़ा पड़ेगा। और आज उससे मजीद मुझसे सुनने की सकत नहीं थी। फिर भी वो सिकंदर था और सिकंदर कभी कभार अपने दिल की भी नहीं माना करता था। मेरून रंग के कुर्ते को झाड़ता हुआ वो नीचे उतरने लगा। चलते हुए अचानक उसकी नज़र वकील असलम पर गई। उसका अक्स सामने दराज आईने में बाखूबी दिखाई दे रहा था, मगर वो उससे बेखबर अपनी कहे जा रहा था। उसके चेहरे पे गहरा इसराफ था, जबकि होंठ तेजी से हिल रहे थे। वो जिससे बात कर रहा था वो नजर नहीं आ रहा था। सिकंदर अपने कदमों को दबाते हुए चलने लगा ताकि देख सके आखिर मामला क्या है। आवाज़ सरगोशी में थी, ऊपर से उन मुलाजिमों का शोर। इससे पहले वो आगे बढ़ता, मुलाजिम ने उसे पुकारा। भा, आपके लिए कुछ लाऊं? वो आपके चाय का वक्त हो गया है। सिकंदर ने मुड़कर एक गुस्सैली निगाह उस पर मरकूज की। वकील असलम एकदम मतवजा हो गया इस तरफ, फिर जल्दी से उसको संभालता उसकी तरफ आया। भा, सिकंदर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा तो उसके तासुरात देखकर वो डर गया। उसको देखने के बाद सिकंदर ने सर्द आवाज में कहा। विस्की लाना, जमशेद से कहकर। और हाँ, ब्लैक बोतल। कहते साथ वो अपने तासुरात को काबू पा चुका था। अब बताओ क्या खबर है असलम? वो चलते हुए आगे आया और उसे देखते हुए बड़ी नरमी से कहा। साथ में वो आईना देख रहा था जहां से माजिद अब पिछले लॉन की तरफ चला गया था। भा, एक खबर आई है। खबर अच्छी नहीं है। अच्छी है या बुरी है? का नहीं पूछा, खबर का पूछा है। उससे अब भी अपने आप को काबू किया था, मगर वो समझ गया था मामला क्या है। वही रजाक चौधरी वाला मसला। वो अफसर आपके काम में फड्डे बहुत डाल रहा है। शक तो पड़ गया था मुझे, मगर इतना राजदाराना अंदाज क्यों अपनाया हुआ है तुमने? क्योंकि सर, पता नहीं, उसे लगता है कि आपके घर में कोई मौजूद है और आप पे नजर रखे ये सारी खबर पुलिस को दे रहा है। वो चलते हुए अब ड्राइंग रूम की तरफ आ गए थे। सिकंदर अमूमन यहाँ बहुत कम जाता था, मगर उसकी बात सुनने के बाद वो चलते हुए बात करते हुए उस तरफ आ गए थे। क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ था, अंदाज नॉर्मल था मगर सोच अलर्ट। हम्म, शक है किसी पे? दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए सफ़ेद सोफे पे बैठते हुए वो बोला। अभी नहीं, मगर फिक्र नहीं करें सर, मैं पता लगाता हूँ। ठीक है, जरा उस अफसर की कीमती शय तो लाओ। जरा मैं भी देखूं कैसे फड़फड़ाकर मेरे कदमों में ना आए तो मेरा नाम भी सिकंदर नहीं। उससे घुटने पे पाँव रखते हुए जेब से सिगरेट निकालते हुए कहा। है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। सिंगापुर की फ़्लाइट चेंज कर दो। लगता है उसे यह खबर ज़रूर होगी। उसकी बजाय मलेशिया रखो। टाइमिंग रात के हूँ। जो हुक्म भाम। मेहमान आए, गपशप लगाई, खाना खाया, मगर रही नहीं। वजह पता नहीं क्या था। पहले तो उनका कहना था कि उनकी यहाँ कोई भी नहीं। फिर अचानक रिमशा को कोयाई से महरूम पाकर उन्हें दूर की पुप्पो का घर याद आ गया, तो उन्होंने वहाँ रहने का फैसला किया था। रऊफ साहब का खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा गया था, जबकि रमशा वैसे ही थी जैसे पहले। उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बात सिकंदर से मोहब्बत की भी नहीं थी। बेशक मोहब्बत अपनी जगह, अगर उसके बाबा अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी शादी करने को कहते, वो खामोशी से अपनी खामोश मोहब्बत को दिल में दफनाकर शादी कर लेती। मगर किस्मत इस वक्त उस पर मेहरबान थी। वो किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं दाखिल होना चाहती थी। अच्छा था आजकल के नौजवान अपनी मर्ज़ी करते थे, वरना अगर कोई माँ बाप या दौलत के बायस अंडर प्रेशर होकर कर ले तो ज़िंदगी मुकम्मल होने के बावजूद बड़ी बेरंग सी हो जाती है। वो किसी के लिए सरापा मोहब्बत बनना चाहती थी, सरापा मजबूरी नहीं। अम्मी का इतना ध्यान नहीं था इस बात पर, उन्हें तो पहले से पता था और वो अब सबकी आदी हो गई थी। रमशा ने सोचा क्यों ना इस मौके पे पापा को इमोशनल करके अपना मुद्दा बयान किया जाए। फिर ठहर जाती कि कहीं पापा उसका सो कॉल्ड रिजेक्शन पर ये बात सुनते ही भड़क ना जाएं। अभी नहीं, मिशी सुबह बात करके देखते हैं। उससे कहते हुए उससे आनिया का मैसेज चेक किया तो उसके बाद से कोई मैसेज नहीं आया। अलबत्ता एक मिस कॉल आई थी, वो भी अननोन नंबर से। उस टाइम जब वो तैयार हो रही थी, ये किसका नंबर हो सकता है? उससे बेख्तियार सोचा कोई रॉन्ग नंबर होगा। अगर कोई उसे जानता था तो सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल और मैसेज कर दिया करता था। और अगर कोई ज़रूरी हिदायत करनी होती, चाहे वो घर हो या बाहर हो, तो सिर्फ अम्मी या अबू से मैसेज या कॉल किया करते थे। वो बस कान से लगाकर उनकी बात सुनकर बंद कर दिया करती थी। आनिया के मैसेज का वो इंतज़ार कर रही थी, मगर यहाँ कोई आसार नहीं लग रहे थे। उफ, क्या मुसीबत है! ना नींद आ रही है, ना आनिया का मैसेज।
ना ही वो पापा से अभी बात कर सकती थी। लाहौर जाने की आजकल उसे बेचैनी क्यों हो रही थी। बिस्तर पे चित लेटी वो सोची जा रही थी। फिर उसे ख्याल आया। वो तेजी से उठी, दराज खोला, उससे देखा तो उसकी आंखें अचानक ही नम हो गई। ये उसकी बचपन की तस्वीर थी, जिसमें यूनिफॉर्म में मलबूस 2 साला रमशा को अपनी गोद में उठाए खड़ा था। उस दिन मामू कितने खुश थे। इतनी कम उम्र में वो बड़े ओहदे पर फाइज हो गए थे। सब कितने खुश थे उनकी कामयाबी पर। उसके प्यारे खूबसूरत खूनख्वार मामू की जिंदगी कैसे एक सेकंड में तबाह हो गई। उनका सब कुछ छीन लिया गया। वो कैसे रहते होंगे। बाबा क्यों नहीं समझते। अगर मैंने कुछ खोया तो कम उन्होंने भी नहीं खोया, बल्कि वो आधी जिंदगी से महरूम हो गए हैं। मैं तो फिर भी कुछ बन रही हूँ, मगर मामू मामू का तो करियर तबाह हो गया। मुझे कोई इल्ज़ाम देने वाला नहीं है, लेकिन मामू, उन बेचारे को तो मेरा मुजरिम ही करार दे दिया। मेरे होनहार मामू। आंखों से मीठा बूंद फिसल कर तस्वीर पर जा गिरा। नहीं, मुझे मामू को इस गिल्ट से निकालना होगा। 14 साल वो इस तकलीफ में रहे। 14 साल वो अपनी सारी खुशियों से महरूम रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा वादा है आपसे मामू। उससे खुदात के रोशन चेहरे पे हाथ फेरा। सुबह के दिन के इंतजार में लेट गई। उसे अपने लिए नहीं, मामू के लिए लड़ना था, क्योंकि इतने सालों बाद खुदात मामू चाहते हैं कि वो आए तो वो ज़रूर आएगी। रमशा के घर से अब सीधा अतीत आलम के घर की तरफ चलते हैं, जहाँ वो ड्राइंग रूम में बैठे अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे। टेबल में उनकी बेगम और उनकी दाएं जाने बैठी उनकी बेटी अनीका और मिसेस जावेद के साथ बैठा उनका लंदन से लॉ करके आया हुआ खूनखार बेटा फारूक। उनकी आमद सुबह ही हुई थी। हदीज साहब अपने काम की वजह से लेट आए थे, इससे खाना भी देर से लगाया गया था ताकि साथ खा सकें। बात का आगाज हदीज साहब ने किया था। और यंग मैन, क्या इरादे हैं अब आपके? डिग्री तो ले ली, प्रैक्टिस यहाँ ही करोगे? बादशाह मुंह में डालते हुए फारूक ने उन्हें देखा, फिर होले से मुस्कुराया। उस शक्ल फारूक आलम की शक्ल थोड़ी सी सिकंदर से मिलती थी। बस उसकी क्लीन शेव और उम्र की वजह से फ़र्क नजर आता था। डैड, अभी तो आया हूँ। अभी से आपने काम पे लगाने का इरादा रख लिया। देख रही हैं मम्मी? उससे लाड से अपनी माँ को देखा, जो मिसेस हदीद जूस का ग्लास लबों से लगाते हुए हफ्के से हदीद आलम को देखने लगी। हदीद, आप भी मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। अभी तो इससे वकालत की डिग्री ली है, थोड़ा आराम तो करने दें। देखिए ना कैसे कमज़ोर होकर आया है। थोड़ा यहाँ की हवा का आदी हो जाए, फिर आपके साथ ही होगा। आप तो हर वक्त इसकी हिमायत करती हैं बेगम। आपसे तो कम ही करती हूँ। सबसे ज़्यादा तो आपका लाडला है। मुझे लगता है मैं बिजनेस की डिग्री छोड़कर लॉ कर लूँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वकीलों की ही अहमियत है। खामोशी से खाना खाती अनीका शरारत से बोली। तुम बैरिस्टर ही क्यों ना बन जाओ। पापा हमेशा मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे। बाबा देख रहे हैं आप। फारूक, मेरी बेटी को तंग ना करो। उन्होंने शरारती अंदाज में तंबी की। फारूक ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मजीद वो बात करते कि एक दिन मुलाजिम आया और छुपकर उनके कानों में कुछ कहा। एकदम ही हदीद आलम की रंगत तब्दील हो गई। मिसेस हदीद ने उन्हें देखा। इससे पहले वो कहती, फारूक बोल उठा। क्या बात है, इतने राजदाराना अंदाज बशीर काका? बशीर ने उन्हें देखा, फिर हदीद आलम साहब को, जो नैपकिन टेबल पर पटक कर उठे। किसने आने दिया उसे? पता नहीं साहब, मैं तो खुद हैरान हूँ। जब वो लॉन की कुर्सी में बैठे आपको बुलाने के लिए कहा, मुझे तो उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या हुआ हदीद, किसकी आमद की बात कर रहा है। मिसेस हदीद की बात को अनसुनी करते हुए वो उठे और बाहर की तरफ बढ़े। फारूक और अनीका ने उन्हें जाता देखकर तेजी से उठे। फारूक ने बशीर को देखकर पूछा। छोटे आलम साहब आए हैं। वो उनके कहने पर उलझकर फिर मुड़ गया। सिकंदर बाहर वसी लॉन की कुर्सी पर बैठा, टांग के ऊपर टांग रखे, पैर मसलसा हिलाए जा रहा था। वो उस वक्त नेवी ब्लू शलवार कमीज में मलबूस था। होंठों में दबा जला हुआ सिगरेट हाथ की घड़ी को ठीक करता। वो ऊपर चमकते चांद को तक रहा था, जिसका नूर पूरे शहर में फैला हुआ था। हदीद आलम के यकदम अधिक कर्ज पर उसके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई। उससे गर्दन नहीं मोड़ी, बस उसी पोजीशन में बैठा रहा, क्योंकि सिकंदर कभी किसी के लिए नहीं मुड़ा था। तुम्हारी तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई अपने नापाक कदम मेरे घर पर जमाने की? ये गार्ड ये गार्ड सब कहाँ मर गए? बताओ मुझे, कैसे आए हो अंदर? सिकंदर आजम को अगर इज्जत से ना आने दिया जाए तो वो एक ही चीज़ करते हैं, हमला। सो मैंने भी यही किया। रही बात क्यों आने की, तो मेरे बाप का घर है, जब दिल करेगा आऊँगा। किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। उससे गहरा कश लेते हुए फिजा में उड़ाया।
उसकी बात पर हदीद आलम को आग लग गई। कौन सा बाप? मैं किसी गंदी नाली के कीड़े का बाप नहीं हो सकता। इसे होश में रहकर बात करो। 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से दफा हो जाओ। उन्होंने इतना ही कहा और सिकंदर ने भारी पाँव से पूरा टेबल ही उलट दिया। काम तो हासा तैश वाला किया था, मगर चेहरे पे अभी भी पुरसुकून सा तासुर था, जैसे ये काम उससे किया ही ना हो। हदीद आलम ने सुर्ख चेहरे से उसे देखा, फिर मुड़ने लगे कि सिकंदर की गंभीर आवाज़ से रोक दिया। पुलिस को कॉल करने का कोई फायदा नहीं है डैडी डियरेस्ट। क्यों नौजवान बेटे की जान लेना चाहते हो, जो पढ़कर बाप का सहारा बनने के लिए यहाँ आया? बुढ़ापे का सहारा है वो यार। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार, खबरदार, तुमने अपनी गंदी जुबान से उसका नाम लिया। जैसी घटिया माँ थी वैसा ही उसका गलीज अक्स। ये आवाज़ मिसेस हदीद ही की थी, जो अपने जवान बेटे के मुतालिक सुनते ही चीख कर उसके सामने आई। सिकंदर ने जितने सबसे ये बात सुनी थी वही बेहतर जानता था उसकी माँ के बारे में। उसकी माँ के बारे में वो ये कैसे कह सकती थी? वो उठा, अपनी सुर्ख निगाहें बाप की तरफ मरकूज की ताकि देख सके उन्हें कुछ तो हुआ हो अपनी साबका नेक बीवी को गलीज कहने पर। मगर नहीं, वहाँ तो सिर्फ नफरत थी उसकी माँ के लिए, सिकंदर के लिए और उसके लिए जो इस दुनिया में नहीं रही थी। मुट्ठियों को सख्ती से भींचे उससे गहरा सांस लेने की कोशिश की थी, मगर वो सही से नहीं ले पाया था। खुद को मजबूत करने के लिए उससे फारूक को देखा, जो वो संजीदगी से उसे देखता माँ को घेरे में ले रखा था। उसके अंग अंग में एक होनहार और काबिल फ़ख्र बेटे का अक्स था, आइडियलिस्टिक सन। उसके चेहरे पे बड़ी खतरनाक तंसिया मुस्कुराहट आई। कैसे हो छोटे आलम? वाह, हास्य खूबसूरत नौजवान हो गए हो। वो तवक्का कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा एक्शन लेगा अपनी माँ की बात पर, मगर वो बड़े पुरसुकून अंदाज में चलता हुआ फारूक के सामने आया, जो माँ को थामे बड़ी ही उलझन हमें ससुर से सिकंदर को देख रहा था। दूर रहो मेरे बेटे से। अरे वो रुका, मिसेस सदीद को देखा, जो शेरनी बनी अपने बच्चे के सामने ढाल बनी हुई थी, बिल्कुल वैसे जब उसकी माँ बनी थी। मगर मुकाबिल को ना पहले रहम आया था और ना अब आएगा। वो तनसिया हंसते हुए उसको उंगली से पॉइंट करते हुए बोला, कहीं इसको अछूत की बीमारी तो नहीं होगी जो मुझे इससे दूर रहने के लिए कह रही हो? डियरेस्ट स्टेप मॉम। आप चाहते क्या हैं? मेरी मम्मी डैडी को परेशान करके क्या मिलता है आपको? अब से आती अनीका की आवाज़ पर सब ने उसे देखा, जो चलते हुए बड़ी बेखौफी से उसके सामने आई थी। अदीद आलम एकदम घबराकर सख्ती से बोले, वरना सिकंदर का कोई भेद नहीं था कि उसकी बदजुबानी पे क्या कर डाले। अनीका, अपने कमरे में जाओ। नो डैड, ये हर वक्त आकर तमाशा लगाते रहे और हम चुपचाप अपने घर में इस तमाशे को देखते रहेंगे। और आपको क्या चाहते हैं? मारना चाहते हैं तो अभी आपकी जेब में मौजूद गन चलाएं। हम सब आपके सामने खड़े हैं। अनीका, क्या बकवास कर रही हो? मिसेस हदीद चीख पड़ी और उसके पास आने वाली थी कि अनीका ने एक हाथ से रोक दिया। नहीं मम्मी, मैं भी तो देखूं इस खोखले गुंडे में कितना जोम है। पता तो चले, मैं 5 साल से ये सब देख रही हूँ, मगर मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। मैं रोज रोज के तमाशे से तंग आ गई हूँ। उसकी बात पर फारूक आलम का मुंह हैरत से खुल गया। क्या मतलब? ये पहली बार नहीं आ रहा? मेरी गैर मौजूदगी में ये सब हमेशा से होता आ रहा है। सब जीरो एकदम खामोश हो गए। सिकंदर तो बड़ी अजीब नजरों से अपनी सौतेली बहन को देख रहा था, जो आज बिल्कुल माँ की तरह उसके सामने बिना किसी खौफ के सामने खड़ी थी। अनीका, फरूक, तुम दोनों इस वक्त अपने कमरे में जाओ। इससे मैं निपटूंगा। है, जैसे कि स्टेप सिस्टर का कहना है, मैं बार बार आकर इनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करता हूँ, तो डियर सिस्टर, इससे मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जन्म देने वाले का कसूर है। खुद ही मुसीबत को पैदा करता है, फिर खुद ही मुसीबत से जान छुड़वाना चाहता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो मुसीबत आपकी तख्लीक की हो, वो आपका पीछा कैसे छोड़ सकती हैं? है, वक्त शायद मुनासिब नहीं था, इसलिए गुड़िया को बुरा लगा। जितने प्यार से बोला था उतने ही उसके अल्फाज चुभते हुए थे। अनीका ने उंगली उठाकर उससे कहा, आइंदा आप इस घर में कदम नहीं रखेंगे, वरना आप बहुत पछताएंगे। सिकंदर ने बड़ी नरमी से उसके हाथ नीचे की और हाथ बढ़ाकर उसका गाल थपथपाया। वो एकदम तड़प कर पीछे हुई। मिसेस हदीद पढ़ने लगी कि सिकंदर ने एक हाथ से रोक दिया, मगर अपनी नसें उसकी तरफ खाड़ते हुए खोखली मुस्कुराहट से बोला, गुड़िया, तुम्हारी उम्र गुड़िया खेलने की है। शेरों से पंगा नहीं लेते, वरना शेर गुड़ियाओं को भी नहीं बख्शते। इतनी वाज़ेह धमकी देकर वो चलने लगा कि उससे फारूक को देखा, जिसकी नजरों में अब हकारत आ गई थी। यार, ऐसे मत देख मुझे, ये ना हो सीने से लगा लूं तुझे। कंधे को थपथपाकर चलने लगा, मगर पीछे से हाँक लगाना नहीं भूला।
फिर आऊँगा हदीद आलम साहब। बीवी बच्चों की बदौलत असल बात नहीं हो पाई। वो बेबसी से मुठियाँ भींचे उसे जाता हुआ देखने लगे। उन्हें मालूम था कि अगर वो गार्ड को बुलवा लेते तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सिकंदर की ताकत ने उनकी ताकत को मफलूज कर दिया था। वो बच्चा अभी माँ बाप से इजाज़त लेकर अपने कमरे में गया था ताकि वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर ले, मगर दरहकीकत ऐसा ना था। चलते हुए जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उससे बड़े ही खौफजदा अंदाज से इधर उधर देखा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा, पर वहाँ कोई नहीं था। ये उसके अंदर का खौफ था जो बार बार उसे चौंकने पर मजबूर कर रहा था। दरवाजे को बंद करते हुए वो अपने बेड के पास आया। बैठने के साथ उससे दराज खोला, एक छोटा सा स्याह रंग का डब्बा निकाला। उसको खोलते ही उसमें वही नीले रंग का पैकेट था जो उससे आइसक्रीम वाले से लिया था। उस पैकेट को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से वो अब थोड़ी मिकदार में रह गया था। उससे पैकेट खोला तो सफ़ेद चूने जैसा कोकेन बस एक बीज की माने निकला था। चेहरे पर हासी मायूसी आई थी, पर उसी से काम चला लेते हैं। हथेली को नाक के करीब लेकर जाते हुए उसको अपने अंदर उतारते हुए उससे गहरी सांस ली। असर कम था, मगर जो भी था, एक पल के लिए तो दिमाग दूसरे जहां में चला गया था, और ये दूसरा जहां किसी जन्नत से कम नहीं था। ऐसी मस्नूई जन्नत अनकरीब जहन्नुम लेकर जाने वाली थी, और थोड़ी ही देर में चंद बार सूंघने से वो होशो हर्ष से बेगाना हो गया था। अब कैसे हैं वो अपने काम से वापस आते हुए जैसे ही कमरे में जाने लगी, उससे देखा ऊपरी मंजिल से नीचे आती दुरीना का चेहरा उतरा हुआ था, तो उससे बेसाख्ता खुदात के बारे में पूछा। दरवाज़ा ही नहीं खोला, बाबा आज कराची चले गए हैं मामा के साथ। मैंने कहा अगर वो मिशी से बात कर लें तो शायद रक्षा अपने पापा को किसी तरह कन्विंस कर ले, बट आई एम सॉरी, मेरी वजह से वो इतने अपसेट हो गए। मुझे अगर पता होता तो ऐसा कभी ना करती। शरीना शर्मिंदगी से बोली, अरे पागल, ऐसे मत कहो, उनको कुछ नहीं पता। अभी देखना, जैसे पता चलेगा रमशा आ रही है तो जल्दी से कमरे से बाहर होंगे। हमसे ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, बहुत फेवरेट थी उनकी। हम तो बचपन में जेलस हुआ करते थे, मगर अब कहते हैं कि मिशी उनके लिए आ जाए। शरीना ने अपना बैग दूसरे बाजू पर रखा, फिर आगे बढ़कर उससे आने के कंधे पर हाथ रखा। फिक्र क्यों करती हूँ, इंशाल्लाह मिशी हमारे सामने होगी और तुम्हारे चाचू अपने खोल से बाहर आ जाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है ये खेल के अलावा कुछ नहीं, कम से कम ये बात मैंने कल जानी है। वो बहुत मजबूत असाब के मालिक हैं, उनकी जगह कोई और होता तो कब की अपनी जान ले लेता। उसकी बात पर दोराइना को झटका लगा। क्या मतलब? उसकी बात पर शरीना के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। तुम अपने चाचू के पास इतनी दफ़ा जाती हो, एक बार गौर कर लिया करो, उन पर सब समझ जाओगी। इतना कहकर वो कमरे की तरफ जाने लगी कि दोराइना उसके पीछे आते हुए बोली, क्या मतलब? मैं बिल्कुल भी नहीं समझी। उसके चेहरे पर वाकई ना समझी वाले तासुरात थे। आप सब लोग उन्हें हमदर्द दुर्गम भरी नज़रों से देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और ये आप लोग उनसे नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे? बार बार एहसास उनको दिलाया जाता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो सब कुछ कर सके। दूसरी गलती आपकी दादी से हुई, उन्होंने क्यों उनकी शादी नहीं करवाई? वो अब बैग दुपट्टा की चेन अपनी अपनी जगह रखकर बता रही थी। आनिया दरवाजे के साथ लगी उसको सुन रही थी। उस शादी वाली बात पर बोली, तुम्हें क्या लगता है शेरीन, हमने कुछ नहीं किया। दादी ने हर मुमकिन कोशिश की कि मामू मान जाए, लेकिन मामू इतने हिस्टेरिक हो जाते थे इस बात पर कि अक्सर तोड़ फोड़ शुरू कर देते। उनकी इस हरकत से हसन चाचू और चाची घर छोड़ गए थे, और अब वो कनाडा में मुकीम। उनकी वजह से मेरी शादी में भी नहीं आ रहे, क्योंकि ये उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। यही चीज़ यही चीज़ उनको बावर करवाई जाती है कि वो बीमार है, हालांकि ऐसा नहीं। कल जब वो मेरे सामने आए, उसकी बात हमेशा आधी अधूरी रह गई, क्योंकि सुलवान की काम वाली ने दुराइना को बुलाया कि बड़ी बीबी जी यानी कि रमशा की नानी उसको नीचे आने का कह रही हैं। दुरीना ने शरीना को देखा तो उसे जाने का इशारा किया कि बाद में उससे बात करेगी। दुरीना ने सर हिलाया और सलवा के पीछे ही चल पड़ी। शरीना ने गहरा सांस लिया और अपनी चीज़ें संभाल कर रखती ही उससे अलमारी खोली। उसकी नज़र बेख्तियार अलमारी के साथ लगी उदात की तस्वीर की तरफ गई, जिसमें वो आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस था। उसका मुस्कुराता खूबसूरत चेहरा, जिसमें उसकी चमकती हुई पूरी सुनहरी आंखें उसी को देख रही थीं। बहुत ताकत थी उन आंखों में, जभी तो वो उन पर हिजाब रखता था। वो अपनी सोच पर मुस्कुरा पड़ी।
कोई भी फर्द खुदात की तस्वीर, खासकर वो जो उसके माजी के साथ जुड़ी हुई थी, नहीं रखता था, क्योंकि यही तस्वीरें देखने से वो हिस्टेरिक हो जाता था। इससे सब लोगों ने उसकी तस्वीरें छुपा दी थी, मगर आनिया की ये फेवरेट तस्वीर थी, इससे उसे अलमारी में टेप से लगा दी थी। यंग सा खुदात शरीना के दिल में उतर रहा। हैंडसम तो अब भी था, बल्कि उस तस्वीर से ज़्यादा था, मगर अब उसके चेहरे पे वो खिला हुआ रंग नहीं था, उसमें बस दर्द ही दर्द था। और शरीना उसके दर्द को मिटा देना चाहती थी। हाथ उसकी तस्वीर की तरफ बढ़ाने की वो गुस्ताखी कर चुकी थी। उंगली की पोरों से वो उसकी आंखों को छूने लगी। फिर उसने लबों से एक आह निकली। आप ठीक हो जाएंगे खुदात, इंशाल्लाह आपकी आंखों में वही चमक होगी जो 14 साल पहले आपके इन चश्म में हुआ करती थी। बोलते हुए ना जाने उस मशहूर लड़की की आंखें नम हो गई थीं। वो नीचे आई तो असीम नाश्ते की टेबल सजा रहा था, जबकि अम्मी दूर से किचन में पराठे बनाती हुई दिखाई दे रही थी। पापा भी यकीनन लाउंज में मौजूद होंगे। इससे वो चलते हुए नीचे पहुंचती। असीम ने उसे देखा तो सलाम किया। उससे होले से सर हिलाया और किचन में जाने की बजाय लॉन्च में गई, मगर वहां पर बाबा मौजूद नहीं थे। उसे थोड़ी मायूसी हुई। क्या बाबा अभी तक नहीं उठे? वो मुड़ने लगी। वो उसके बाबा जो बाहर से आ रहे थे उसको देखते हुए मुस्कुराए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा उठ गया? वो मुस्कुराते हुए उनके साथ लग गई तो उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। वो उनसे अलग हुई तो उनका घर वाले हुलिये में देखकर सवालिया नजरों से देखने लगी। वो उसकी नजरों का मफहूम समझकर मुस्कुराए। आज मैं ऑफिस ज़रा देर से जाऊंगा। अच्छा है ना, दोनों बाप बेटी आराम से नाश्ता करेंगे। फिर अगर टाइम हुआ तो बैडमिंटन भी खेल लेंगे। काफ़ी अरसा हो गया है। सच बाबा? उसकी मुस्कुराहट सब कह रही थी। हाँ, आओ। बेगम जी, कितनी देर लगेगी नाश्ते में? वो रमशा के साथ आते हुए अपनी बेगम को आवाज़ देना नहीं भूले थे। आ रही हूँ। आज आपने फरमाइशी ऐसी की है कि टाइम तो लगेगा ही। अरे, तुम उठ गई, पता ही नहीं चला। वो बाहर प्लेट पकड़े टेबल की तरफ आई तो रमशा को देखकर चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी थोड़ी देर पहले आई थी, मुझे लगा आपको पता चल गया होगा। उससे उंगलियां उठाकर उन्हें समझाया। अच्छा अच्छा, बंदर से जूस का डब्बा ले आओ और बटर भी फ्रिज से निकाल लेना। हसीब इधर ही था, कहाँ चला गया? बाहर गया है, मैंने गाड़ी साफ करने का कहा है। अभी मेरे काम के वक्त अपने काम ना करवाया करे ना। उन्हें होले से घूरते हुए बोली, जबकि वो खुशगवार अंदाज से हंस पड़े। अच्छा जी, इस बार माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। उनके अच्छे मूड को देखकर रमशा और उसकी अम्मी को हैरत हुई थी। रमशा तो खुशी से उन्हें देखने लगी। दिल में कहा, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपनी ख्वाहिश का इजहार करना, मगर बड़े ध्यान से, वरना उनके मूड को बदलते कोई वक्त नहीं लगता था। उससे खामोशी को माँ को इशारा किया। माँ ने बड़ी नासमझी से देखा। उससे फिर से किया और किचन में चली गई। फिर से जूस का डब्बा के साथ बटर निकाल कर मुड़ी तो माँ अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ, कोई बात करनी है? जी, बात करनी है, और वो भी आपने। क्या कह रही हो? उफ, कभी कभार अहम बात मुश्किल क्यों हो जाती है अपनों को समझाना, जो आपकी रग रग से वाकिफ होते हैं। उससे आंखें घुमाते हुए सोचा। उसका आंखें घुमाना ही काफ़ी था और उसकी अम्मी समझ गई थी। मिशी, तुम पागल हो? देखा नहीं, कल की वजह से उनका मूड इतना ख़राब था। आज शुक्र नहीं करती कि काफ़ी अच्छे मूड में है। अम्मी प्लीज़ ना, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उससे इशारे से कहा, सॉरी मिशी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये आनिया को मैं खुद समझाती हूँ, खुद भी पागल हो रही है और तुम्हें भी कर रही है। तुम दोनों ज़रूर कोई तूफान खड़ा करना है। अब चलो, तुम्हारे पापा आवाज़ें न देना शुरू कर दें। उफ अम्मी। उससे आंखें जोर से मेचकर आगे जाने लगी। जब बाहर आई तो पापा को फ़ोन बज उठा था, जिसे देखकर उनके माथे पर बल आ गए, मगर मज़ीद सोचते हुए उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम जमाल। उन्होंने इतना कहा और रमशा और उसकी अम्मी उनकी बात सुनते हुए उछल पड़ी। तो उससे पहले ये काम जमाल मामू ने कर लिया। चलो अच्छा है। रमशा पहले खौफसदा हो गई, मगर पापा के नॉर्मल तासुरात देखकर उससे शुक्र अदा किया। जमाल अजीम की नज़रें उनके संजीदा चेहरे की तरफ थीं, जो फाइल पर झुके बड़े गौर से खींच पड़ रहे थे। उन्होंने आते साथ ही ये कहा, खाना बाद में, पहले ज़रूरी बात कर ली जाए, ताकि उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाए कि वो आखिर किस मकसद के लिए आए हैं। मकसद तो बहन और भांजी को भी साथ लाना था, मगर ये सिकंदर वाला मामला हर मामले से भी ज़्यादा संगीन था, जिसका हल होना बहुत ज़रूरी था। क्या कहते हो फिर? काफ़ी तवील खामोशी के बाद रऊफ़ अमजद ने निगाहें उनके चेहरे की तरफ उठाई
और उनको देखते हुए कहा, मैंने क्या कहना है यार, मामला वाकई संगीन है। ये तुम अब कह रहे हो, ये 5 साल से संगीन था। अब तो मुझे लगता है पानी ऊपर से गुजर गया है। जमाल अजीम की तल्ख लहजे पर रऊफ ने नफी में सर हिलाया। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों सोचते हो? अभी भी वक्त है, कुछ प्लान किया है, मगर तुम्हारी इस वक्त साथ की बेहद ज़रूरी है। मेरा अचंभे से पूछा, क्या? देखो रऊफ, सारी रंजिशें दूरी को साइड पे करके मुझे सिर्फ अपना कोलीग जानूं, एक टीम। मुझे अपने इस मुल्क और उसके नौजवान नस्ल के बारे में सोचना है। मैं इस तरह उसको तबाह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। एक को देख चुका हूं, और इस तबाही की कैफियत मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। रऊफ साहब के चेहरे पे इस बार इसराब आ गया। पहलू बदले, चेहरे पे हाथ टिकाए वो नसें इधर उधर करने लगे। सिकंदर एक बीमारी है, और इस बीमारी को उखाड़ कर फेंकना है। ये पूरे पाकिस्तान समेत आधी दुनिया को अपनी बीमारी से तबाह कर देगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? किसी नॉरकोटिक्स ऑफिसर को हायर करो। इससे बेहतर काम तो वही कर सकता है। मुझे पक्का यकीन है एक अच्छे प्लान, टीम और इंटेलिजेंट ऑफिसर से ऐसी बीमारी का खात्मा कर सकता है। मेरा इससे क्या ताल्लुक? वही तो, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। तुम्हारी काफ़ी जान पहचान है ऐसे अफसरों से। दूसरा यार, हेड नाम भी कोई चीज़ होती है। तुम क्या डीएसपी बनकर चने बेच रहे हो? उसकी बात पर वो हंसे और रऊफ साहब ने भी उन्हें हल्का सा घूरा। तुम काफ़ी शार्प ऑफिसर थे यार, इससे इतनी जल्दी प्रमोशंस भी हुई। माशाल्लाह, मुजरिमों की हिटलर भी मशहूर हो गए हो। तो इतनी सी बीमारी को ख़त्म करवाने में हमारी मदद नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल मत सोचना यार, मैं किसी और मकसद से आया हूँ। मैं यहाँ अपने मुल्क के लिए आया हूँ। बेशक अकेले आ जाओ, मेरा एक फ्लैट है, बिल्कुल फर्निश्ड। जमाल, बात अगर मुल्क की है तो मैं इनकार हरगिज़ नहीं करूँगा। मगर मगर क्या? वो कुछ कहना चाहते थे, फिर गहरा सांस लेकर बात बदली। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जैसी भी चल रही हैं, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? उनके पूछने पर जमाल अजीम को इतनी खुशी हुई कि वो लफ्ज़ों में उस खुशी को बयान नहीं कर सकते थे। रऊफ अमजद उनकी बहनोई से पहले बचपन के दोस्त थे। उन्होंने ना सिर्फ अपनी बहन को खोया था, बल्कि अपने जिगरी दोस्त से भी दूर हो चुके थे। खुशी का इजहार अलबत्ता उन्होंने नहीं किया था। चेहरे पे नारूठापन लाकर शिकवा कर बैठे। दुरीना की शादी किससे करवा रहे हो? मैंने सुना है जस्टिस साहब का भतीजा है। क्या अच्छा लड़का है? उन्होंने उनके शिकवे को नज़रअंदाज करके दूसरा सवाल किया। जमाल अजीम ने दिल ही दिल में खुद को कोसा, फिर मुस्कुरा कर बोले, नहीं, बुरा है काफ़ी ज़्यादा। जाहिर है यार, अपनी बेटी की शादी किसी होनहार बंदे से ही करवाऊंगा। वो भी हमारे प्लान में शामिल है। नारकोटिक्स से उसका ताल्लुक है, शादी की तैयारियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। बस कहता है इस सिकंदर का किसी तरह से खात्मा करूं। यहाँ रमशा के अब्बू और मामू सिकंदर के हाथमे का प्लान बना रहे थे, जबकि ऊपरी मंजिल में आखिरी कमरे की बत्ती को मद्धम किए रमशा कमरे में इसराबी अंदाज में टहल रही थी। मामा ने उसे कमरे में भेज दिया और खुद भी अपने कमरे में चली गई। ऐसे कैसे कमरे में जा सकता है बंदा, वो भी मामू और पापा को तनहा बात करने के लिए छोड़कर? क्या क्या हो सकता है? मामू ने क्या बात की होगी? पापा का क्या रद्द अमल होगा? सोच सोच कर तो दिल कांप रहा था। हाय, कहीं रात को ही तमाशा ना हो जाए। दिल कह रहा था आन्या को छठी का दूध दिला दे। ये क्या कर दिया? ऊपर से खुदात मामू को शामिल कर लिया। अगर वो ना आ सकी तो कितने अपसेट होंगे। रुक कर उसने गहरा सांस लिया। रिलैक्स मिशी, कुछ नहीं होगा। पापा सारा दिन ठीक रहे हैं, अब भी ठीक ही रहेंगे। और मामू का काम यकीनन ख़राब नहीं करवाएंगे। मोबाइल से टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे, मगर उसका ध्यान टाइम की बजाय मिस कॉल्स पर गया था। ये किसकी कॉल है और कोई उसे बार बार क्यों कर रहा है? चक्कर क्या है? पता तो करे, कहीं कोई जान पहचान वाला ना हो और उसे तंग कर रहा हो। हाँ, यूनी में तो सब उसे ऐसे तंग करते थे, मगर वो क्या जो ऐसे छोटे मोटे हटकंडों से घबरा जाए। उससे पता करवाने के लिए सोचा अभी कॉल कर देखिए, कौन सा वो अगले बंदे को जवाब देगी। हाँ, चेक करने में क्या जाता है। इस चक्कर को पता करने के लिए सीधा बख्त विला चलते हैं, जहाँ बख्त मैडम रात के पहर टेरिस पे खड़ी एक हाथ से फ़ोन कान पे लगाए, दूसरे हाथ से फ़ोन को चेक करती। वो किसी से मुकम्मल बहस और तकरार में मुलव्वस थी। अलबत्ता उनकी आवाज़ साँसी दबी हुई थी तो कोई सुन ना ले। यार, तुमने मुझे किसका नंबर दे दिया है? ये तो उठा ही नहीं रही। जब भी कॉल करो यहाँ तो बजता रहता है या काट दिया जाता है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मैं अपने मामू की सेटिंग करवाना चाहती हूँ, वो भी जल्द अज जल्द। यार, इतनी जल्दी क्या? थोड़ा सब्र करो, हो सकता है वो कोई अननोन नंबर ना उठाती हो। कुछ लड़कियां काफ़ी मुहतात होती हैं ऐसे मामले में।
ठीक है यार, मैं जानती हूँ, मगर बंदा कॉल तो उठा लेता है। मैं बस उस लड़की की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी कज़न बहुत तारीफ़ कर रही थी। मामू को सुनाने से पहले मैं सुनना चाहती हूँ, मगर ये मोहतरमा फ़ोन उचक ही नहीं रही। यार, बात तो करो अपनी कज़न से, तस्वीर तो भेज दो उस लड़की की। चलो इस तरह तो मेरे दिल की तो तसल्ली हो जाए। एवे ना सेटिंग करा दूँ। भरोसा रखो, बहुत प्यारी है। ज़हनी ऐसे किसी की तारीफ़ नहीं करती। लेकिन अजीब बात है, जब भी बात करो बहुत हँसती है। फिर कहती, उसके मामू के लिए वो लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मामा को नहीं पसंद आती है, तो फिर वो किसी लड़के के नंबर भेज देगी। मुझे उसकी ये वाली बात अजीब और नासमझ लगी। क्या मतलब? बख्तावर ने पहले तो सोचा, और जब सोचने पर उसको बात समझ आई तो दिमाग भग से उड़ गया। आंखों में शरारे फूटने लगे। क्या मतलब है? मुंह ना तोड़ दूंगी उसका? ऐसा समझती है मेरे मामा को? उफ, गर्दन उड़ा दूंगी उसकी मैं। मेरे मामा शरीफ हैं, वो लड़कियों की इज्जत करते। अगर उनको नहीं देखते तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें ना मर्द का खिताब दे दिया जाए। उफ, मैं बताऊंगी उसको जरा। और तुम पागल लड़की, अपनी कज़न को ऐसे बोलने दिया? ठहरो, सुबह होने दो। और मेरे मामा को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। उसे तो मैं बताऊंगी, वरना मेरा नाम भी बख्तावर आलम नहीं। बिना कुछ सोचे समझे उससे ऊंची आवाज़ से बोलना शुरू कर दिया, और टक से फ़ोन बंद। ये भी नहीं देखा कि सिकंदर पीछे खड़ा हुआ है, और भगते हाथ में सिकंदर का ही फ़ोन था। सिकंदर के 3 फ़ोन थे, और तीनों फ़ोनों को हाथ लगाने की किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, सिवाय भक्त के, जिसको सिर्फ एक वाले की इजाज़त थी, जो उसकी फैमिली के इस्तेमाल वाला था। इस टाइम भी वो सिकंदर के कमरे से छुप कर उठा कर लाई थी, क्योंकि सिकंदर लॉन में था, और जल्द से जल्द फ़ोन करके उससे वापस कमरे में रख आना था। उसकी छोटी-सी मासूम ख्वाहिश थी कि उसके मामा की शादी कर ले, जो अब उसको टूटती हुई नज़र आ रही थी, जब उसे सिकंदर की पीछे से आवाज़ सुनी। बख्त गुड़िया। वक़्त एकदम फ्रीज़ हो गई। अगर मामा ने उसकी सारी बात सुन ली, तो वो क्या करेगी? या अल्लाह! प्लीज़ वो ये बातें कम से कम ना सुने, प्लीज़, प्लीज़। धड़कते दिल से उसे मुड़ना पड़ा, क्योंकि सिकंदर ने उसे एक बार पुकारा था। सिकंदर ने उसे सरता-पार देखा तो चलता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ गुड़िया? इतनी ठंड में इस वक्त बाहर क्यों टहल रही हो? उसका इतना कहना हुआ और भक्त ने शुक्र का साँस लिया। नहीं, वो मेरा मतलब है, असल में अंदर घबराहट हो रही थी ना मामा, इसलिए। उससे इतना कहा और सिकंदर के चेहरे पर तफक्कुर के साए आ गए। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भक्त ने सिकंदर के कहने पर अपनी आंखें घुमाई। जी मामा, घबराहट से मुराद गर्मी है। तबीयत को क्या होना है? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। हाँ तो एसी लगा देती। मैं भी हैरान, आज बंद क्यों किया है? आओ। एक तो मामा का उसके लिए एहसास होना। तोबा। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप भी सो जाएं। जब से आए हैं मजा ले, 1 मिनट की नींद ली हो। सिकंदर हंस पड़ा, और उसके सर पर चिपट मारकर अपने बाजू उसके कंधे पर फैलाकर उसे अंदर ले आया। 1 मिनट की नींद तो ली है। मैं बस जब भी ये मेरे दोस्त अपने पास बुलाते हैं, सारे काम उलट पुलट हो जाते हैं। मगर वो सिकंदर ही क्या, जो कोई गड़बड़ होने दे। एनीवेज, ये मेरा मोबाइल आपके पास क्या कर रहा है? बस सिकंदर ने बात घुमा फिरा कर असल बात की, और भक्त मैडम का सर चकरा उठा। वो सिकंदर ही क्या जिसको कोई समझ सके। वो मेरा बैलेंस खत्म हो गया था। तेजी से बोलो बेवकूफ़ लड़की। उससे खुद को डपटा। हाँ तो पीटी सेल इस्तेमाल कर लेती और सदीक से कार्ड मंगवा लेती। ऐसी भी क्या इमरजेंसी? हाँ, पीटीसीएल ज़हन में नहीं आया। वो असल में आपके ऑफिस आई थी। साथ में दोस्त को एक ज़रूरी पैगाम भिजवाना था। पता चला कि बैलेंस खत्म, और आपका फ़ोन भी पड़ा हुआ था। वहाँ तो सोचा उधर से बात करके आप उससे कहूँ कि मेरे फ़ोन पर कॉल करे। यार मामा, आप इतने सवाल क्यों पूछते हैं? क्या आपको लगता है मैं आपकी दुश्मन हूँ? आपके फ़ोन पे मेरा कोई हक नहीं है। एनीवेज बच्चा, ऑफ कोर्स, कोई नहीं, एक एक चीज़ का हक है। अच्छा चलो, लाओ दो, और आप सो जाओ। अब मैं मज़ीद तुम्हारे स्कूल की छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये रखें अपना फ़ोन। वैसे भी उस चुड़ैल ने कौन सा फ़ोन करना है? उससे उनको उनका फ़ोन थमाया। शब्बा है। सिकंदर ने उसका सर थपका और मुड़कर कमरे से गायब। वो जैसे गायब हुआ, भक्त ने अपना सर थाम लिया। उफ, बचत हो गई। कभी कभार तो लगता है मामा कोई डिटेक्टिव है। सिकंदर ने फ़ोन खोलकर स्क्रॉल किया तो 4 अननोन नंबर पर उससे कॉल मिलाया था। उसकी दोस्त का ही नंबर होगा। चलते हुए फ़ोन बंद करने लगा तो सेम नंबर की कॉल आने लगी। सिकंदर ने मुड़कर वक्त का कमरा देखा। उसकी दोस्त उसके फ़ोन पर भी कॉल कर सकती है, पर उस पर क्यों की? चक्कर क्या है? पता लगाने के लिए उससे फ़ोन उठाकर कानों से लगाते हुए
दिलकश मगर संजीदा आवाज़ में हेलो कहा और उधर ही रमशा रऊफ अमजद की दुनिया ही घूम उठी। नहीं, ये आवाज़ नहीं हो सकती। ये आवाज़ भला वो उससे क्यों कॉल करेगा? हेलो। इस बार फिर सिकंदर ने यही बात दोहराई। रमशा का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो आगे से बोलना चाहती थी कि आप वही हैं ना? वही जिसकी वो दीवानी थी, जिसकी एक अदा पे वो मर मिटी थी। वो सिकंदर हदीद ही है ना? जब आगे से कुछ कहना ही नहीं है तो कॉल क्यों किया, पागल ना हो तो। खटाक से फ़ोन बंद। रमशा को तो होश नहीं था। ये सिकंदर हदीद था या सिकंदर हदीद ने उसे कॉल किया है? किस्मत अचानक कैसे उस पे मेहरबान हो गई थी।